हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए रश्मीज लर्निंग हब। और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं टीवाई बीकॉम का मुंबई यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन ऑफ टैक्सेशन। अप्रैल 2024 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको करवा रही हूँ। जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो सब हम कवर करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4D, जो कि आया था एग्जाम में। देखो, 10 मार्क्स का रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है ये। और देखिए कैसे करना है, ठीक है। Messrs. Sumit Enterprises provides the details of transactions of their business from the state of Maharashtra। तो देखो, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो ये बिजनेस है सुमीत एंटरप्राइजेस, इसका बिजनेस रजिस्टर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर 2024, तो दिसंबर 2024 की उसकी जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है उसके बिजनेस में, उसकी डिटेल आपको दी हुई है। फाइंड आउट फ्रॉम विच डेट वेदर दे आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन और नॉट। सबसे पहले आपसे ये पूछा है कि क्या वो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन उनको करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, और अगर करवाना चाहिए तो वो कब से, फ्रॉम विच डेट। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन की जो बेसिक डिटेल्स है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसके लिए मैंडेटरी है, कब करवाना चाहिए, कैसे, ये सब मैंने आपको रजिस्ट्रेशन की बेसिक वीडियो में कवर करवाया था। उसका लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, तो आप पहले वो वीडियो भी देख सकते हो। उसमें आपको वो बेसिक कंडीशन मिल जाएंगी, प्लस उसके साथ मैंने क्वेश्चन भी करवाया था, रजिस्ट्रेशन का भी क्वेश्चन, पूरा जो 10 मार्क्स का एग्जाम में आता है वैसा क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। और आज हम एग्जाम का क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां से आप बेसिक रिवीजन कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए मैं आपको इतना बता देती हूँ कि अगर आपका बिजनेस किसी स्पेशल कैटेगरी स्टेट में नहीं है, यानी कि जैसे यहाँ पे है महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, और आप गुड्स और सर्विसेज अगर दोनों में डील करते हो, तो आपके लिए टर्नओवर लिमिट होती है 20 लाख। कि जिस दिन आपका टर्नओवर, फाइनेंशियल ईयर में जिस दिन आपका टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख क्रॉस कर जाएगा, उस दिन आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना मैंडेटरी हो जाएगा, ठीक है। बाकी की डिटेल्स की, अगर आप सिर्फ गुड्स में डील कर रहे हो तो 40 लाख की लिमिट है, कौन कौन सी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, वो सारी डिटेल्स मैं आपको दूसरी वीडियो में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप पहले वो देख सकते हैं रिवीजन के लिए, एंड देन आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, गिव योर रीजंस एज वेल, ठीक है। डेट दी हुई है, ये देखो सारी दिसंबर की डेट्स है। ये ट्रांजैक्शंस है जो पर्टिकुलर्स में गिवन है, और फिर अमाउंट गिवन है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये करना होता है कि हमें देखना है कि आपका एग्रीगेट टर्नओवर, मतलब टोटल टर्नओवर 20 लाख कब क्रॉस कर जाएगा। तो उसके लिए क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे क्वेश्चन में, जिसमें कॉलम्स बनाएंगे हम। पहले हम स्टार्ट करते हैं ऐसे, क्वेश्चन नंबर 4D। हेडिंग लिख लेते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। हम पहले एग्रीगेट टर्नओवर फाइंड आउट करेंगे कि आखिर आपका टोटल टर्नओवर है कितना, और अगर वो टर्नओवर 20 लाख क्रॉस कर जाएगा तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन पड़ेगा। और कौन सी डेट से करवाना पड़ेगा? उसी डेट से जिस दिन 20 लाख क्रॉस कर जाएगा टर्नओवर, ठीक है। अब इसके लिए कॉलम्स कैसे बनाएंगे, देखो, कॉलम्स हम क्वेश्चन से ही लेंगे। एक कॉलम होगा डेट का, दूसरा कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का, तीसरा कॉलम होगा अमाउंट का। मतलब ये तीन कॉलम्स तो एज इट इज आएंगे, और एक लास्ट कॉलम हम साथ में क्यूमुलेटिव अमाउंट का भी बनाएंगे। क्यूमुलेटिव मतलब टोटल, जितना जितना होता जा रहा है उन सबका टोटल करते जाएंगे साथ साथ, ताकि हमें ये पता चल जाए कि 20 लाख की लिमिट क्रॉस हो रही है या नहीं हो रही। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स, देन अमाउंट, और एक लास्ट कॉलम बनाएंगे क्यूमुलेटिव अमाउंट का, मतलब टोटल अमाउंट। ओके, अब क्वेश्चन को देखते हैं, और जैसे जैसे टर्नओवर होगी, देखो एग्रीगेट टर्नओवर मतलब आपको सेल ही लेनी होती है। हम परचेज नहीं कंसिडर करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर में। हम इनवर्ट सप्लाई लिखा हो, परचेज ऑफ गुड्स लिखा हो, या फिर सर्विसेज अवेल्ड लिखा हो, इन तीनों का ही मतलब होता है परचेज, और ये तीनों हम
अपने एग्रीगेट टर्नओवर में कंसिडर नहीं करेंगे। बाकी कैसी भी सप्लाई हो, कैसी भी सेल हो, चाहे वो टैक्सेबल हो, चाहे वो एग्जेम्प्ट हो, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, चाहे वो इंटर स्टेट हो, वो सब हम अपने टर्नओवर में कंसिडर करेंगे। ये सब मैंने उस बेसिक वीडियो में समझा रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो 5 दिसंबर को क्या हो रहा है। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू पुणे और यानी कि महाराष्ट्र, इंट्रा स्टेट सप्लाई है। सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो आप 5 लाख की, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, टर्नओवर का पार्ट है बिल्कुल। 5 दिसंबर 2024, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू पुणे, ब्रैकेट में महाराष्ट्र। ये तो क्वेश्चन में लिखा ही है। अमाउंट कितना था? 5 लाख। और यही 5 लाख साथ के साथ आप टोटल में भी लिख दीजिएगा, क्यूमुलेटिव अमाउंट। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 8 दिसंबर को क्या हुआ? गुड्स सप्लाइड टू नासिक, महाराष्ट्र। फिर से गुड्स सप्लाई किए हैं, चाहे आप गुड्स सप्लाई करो चाहे आप सर्विस सप्लाई करो। और देखो ये जो सप्लायर है, ये गुड्स में भी डील कर रहा है, सर्विस में भी डील कर रहा है। इसका मतलब इसके लिए टर्नओवर लिमिट क्या होगी? 20 लाख। अगर ये एक्सक्लूसिवली गुड्स में ही डील कर रहा होता तो हम 40 लाख की लिमिट लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए वो रेलिवेंट नहीं है। अब उसने गुड्स सप्लाई किए हैं महाराष्ट्र में ही, 2.5 लाख रुपए के। चलिए लिख देते हैं, 8 दिसंबर को गुड्स सप्लाइड टू नासिक, और हम ब्रैकेट में लिख देंगे महाराष्ट्र। ठीक है, 2.5 लाख रुपए के गुड्स सप्लाई किए हैं। अब देखो 5 दिसंबर को आपकी सेल हुई थी 5 लाख की, 8 दिसंबर को फिर 2.5 लाख रुपए की सेल हो गई। तो अब बताओ अब तक आपकी टोटल सेल कितनी हुई है? ये 5 लाख, ये जो क्यूमुलेटिव वाला 5 लाख है, और ये जो 2.5 लाख है, इन दोनों को कर दो प्लस 7,50,000। मतलब 8 दिसंबर तक आपका टोटल एग्रीगेट टर्नओवर हो चुका है 7,50,000 का। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट। 10 दिसंबर को गुड्स परचेज्ड फ्रॉम बारामती, महाराष्ट्र। गुड्स परचेज किए हैं आपने। क्या परचेज हमारी टर्नओवर का पार्ट होता है? नहीं होता, परचेज को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये 3 लाख आपको अपने टर्नओवर में नहीं लेना, इसको इग्नोर कर दो। आगे चलते हैं। 12 दिसंबर को क्या हुआ है? एग्जेम्प्ट सप्लाई। एग्जेम्प्ट सप्लाई मतलब आपने सप्लाई तो की है, लेकिन वो जीएसटी में एग्जेम्प्ट है। कोई बात नहीं, बेशक एग्जेम्प्ट सप्लाई हो, टैक्सेबल सप्लाई हो, निल रेटेड सप्लाई हो, हम सारी की सारी सप्लाई एग्रीगेट टर्नओवर में कंसिडर करते हैं। और वो सप्लाई हो रही है जयपुर राजस्थान में, मतलब इन स्टेट सप्लाई है। ठीक है, लेकिन है तो सेल ही, तो हमें इसको कंसिडर करना पड़ेगा। तो 8,80,000 ये हम लिख देते हैं। 12 दिसंबर, एग्जेम्प्ट सप्लाईज टू जयपुर राजस्थान। ठीक है, 8,80,000। अब देखो 7,50,000 की सेल पहले ही हो चुकी थी, 8,80,000 की और हो गई। दोनों को प्लस करके एक क्यूमुलेटिव अमाउंट लिख दो, 16,30,000, 16,30,000। ये हो गया 12 दिसंबर तक। अब चलते हैं आगे। 18 दिसंबर को क्या हो रहा है? इनवर्ट सप्लाई। इनवर्ट सप्लाई का मतलब होता है परचेज की, सप्लाई करके सामान आ रहा है। इनवर्ट सप्लाई मतलब परचेज होता है। ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आपको पता है, जहां पे बायर को जीएसटी पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो बेशक बायर जीएसटी पे कर रहा है, ये जीएसटी पे करेगा, लेकिन ये सप्लाई का अमाउंट हम अपने एग्रीगेट टर्नओवर के लिए कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेल है ही नहीं, ये परचेज है। तो 6,75,000 को कर देंगे इग्नोर, आप उसे कंसिडर नहीं करोगे। आगे चलते हैं। 20 दिसंबर को क्या हुआ? टैक्सेबल गुड्स सप्लाई टू नांदेड़, महाराष्ट्र। तो फिर से सप्लाई हो रही है 1,20,000 की, ये हम लिख देते हैं यहाँ पे। 20 दिसंबर को टैक्सेबल गुड्स सप्लाइड टू
नंदित, महाराष्ट्र। इंट्रा स्टेट सप्लाई है। 1,20,000 की और सप्लाई कर दी। अब देखो 16,30,000 की सेल पहले ही हो चुकी थी, 1,20,000 की और हो गई, तो दोनों को प्लस कर दो। 17,50,000, 17,50,000 एग्री क्यूमुलेटिव अमाउंट हो गया। आगे बढ़ते हैं। 26 दिसंबर को सप्लाई किए हैं हमने फिर से गुड्स टू लखनऊ, और ब्रैकेट में लिखा है एग्जेम, तो बेशक एग्जेम्ट हो, लेकिन किया तो हमने सप्लाई ही है ना, सेल ही है। 1 लाख के गुड्स और सप्लाई कर दिए, ये भी लिख देते हैं। 26 दिसंबर को सप्लाई ऑफ गुड्स टू लखनऊ, और कैसे थे ये, एग्जेम्प्ट थे, होने दो, लेकिन हम टर्नओवर को इसमें तो कंसिडर करेंगे ही। सप्लाई ऑफ गुड्स टू लखनऊ, कितने के गुड्स थे, 1 लाख के। अब देखो 17,50,000 की सेल पहले ही हो चुकी थी, 1 लाख की और हो गई, टोटल हो गया 18,50,000। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट, 28 दिसंबर को क्या किया हमने, सर्विसेज अवेल की है। अवेल का मतलब होता है परचेज करना, कि आपने सर्विस परचेज की है फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात। क्या परचेज हमारे टर्नओवर का पार्ट होता है, नहीं होता। इसका मतलब ये 2 लाख को हम कर देंगे इग्नोर, ये सर्विसेज अवेल्ड को हम कंसिडर करने वाले नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 30 दिसंबर को क्या हुआ, सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू कुदाल महाराष्ट्र। तो यहाँ पे हमने फिर 5.5 लाख की सप्लाई की है सर्विसेज की, तो हम लिख देते हैं 30 दिसंबर को सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू कुदाल महाराष्ट्र। ठीक है, 5,50,000, 5.5 लाख की सप्लाई आपने और कर दी। अब देखो 18,50,000 की सेल पहले ही हो चुकी थी, 5,50,000 की और हो गई, दोनों को कर दो टोटल, और ये आ जाएगा 24 लाख, मतलब 24 लाख। और इसके आगे देखो आप, क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है, मगर आप यहाँ पे देखो 24 लाख का टर्नओवर पहुंच गया है, इससे पहले 18,50,000 का था, मतलब 20 लाख क्रॉस कर गया हमारा टर्नओवर। एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख क्रॉस कर गया। किस दिन क्रॉस किया, 30 दिसंबर को। तो यस, अब इसे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं, सिंस द एग्रीगेट टर्नओवर exceeds ₹20 lakhs ऑन, कब एक्सीड किया है, 30 दिसंबर को, ऑन 30th December 24, देयरफॉर ये जो फर्म थी, क्या नाम था फर्म का, क्वेश्चन में देख लेते हैं, मेसर समीत एंटरप्राइजेस। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे देयरफॉर मेसर समीत एंटरप्राइजेस इज लाइबल फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। वो लाइबल है जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ऑन 30th December 24। तो इस दिन उसको अपने बिजनेस का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इस दिन उसका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख क्रॉस कर गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। बहुत इजी क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आया है। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको एग्रीगेट टर्नओवर के लिए देखना है कहाँ कहाँ पे सप्लाई हो रही है, वो सारी सप्लाईज का साथ साथ टोटल करते जाना है, और जिस दिन वो टोटल 20 लाख क्रॉस कर गया, आप अपना आंसर लिख दोगे कि इस दिन हमारा टर्नओवर 20 लाख क्रॉस कर गया, इसीलिए इस दिन हमको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4D। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4C। देखो ये भी आया था 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 4C, 4A, 4B।
या तो आपको ये दोनों करने थे एग्जाम में, या फिर 4C और 4D करने थे। तो अभी मैं आपको 4C 4D करवा रही हूँ। ठीक है, 10-10 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन है। अभी जो क्वेश्चन किया वो है रजिस्ट्रेशन का, और अब जो हम करने जा रहे हैं ये है वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या लिखा है। Messrs. Sanchita Enterprises, a registered supplier, provides you the following details with respect to the contract entered with Messrs. Ankita Enterprises for the supply of goods. इसका मतलब संचिता एंटरप्राइजेस कौन है? सप्लायर। और ये इसने ये सारी ट्रांजैक्शन जो कॉन्ट्रैक्ट इसने किया है किसके साथ? मेसर्स अंकिता एंटरप्राइजेस। तो अंकिता एंटरप्राइजेस कौन है यहाँ पे? बायर है। तो ये सप्लायर है संचिता एंटरप्राइजेस, इसने गुड्स या सर्विस जो भी है गुड्स सप्लाई किए हैं। हाँ, फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। किसको सप्लाई किए हैं? अंकिता एंटरप्राइजेस को। ओके, आगे की डिटेल क्या है? वैल्यू ऑफ गुड्स आपको दे रखी है 2,12,400, लेकिन लिखा है इंक्लूसिव ऑफ आईजीएसटी। इसका मतलब इसमें आईजीएसटी इंक्लूड है, यानी कि ये जो 2,12,400 है ये 18% जीएसटी ऐड करने के बाद है। तो हमें ये वैल्यू पहले विदाउट जीएसटी यहाँ पे लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें जीएसटी वैल्यू ही तो फाइंड आउट करनी है। तो अगर वो पहले से इंक्लूड है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसीलिए हमें राइट जीएसटी अमाउंट चाहिए। तो इसमें जो जीएसटी इंक्लूड है आपको उसे पहले हटाना पड़ेगा। ठीक है, और इसने खुद क्वेश्चन में दिया है आईजीएसटी, तो हम भी लास्ट में क्वेश्चन में आईजीएसटी ही लगाएंगे, क्योंकि वैसे यहाँ पे हमें ये नहीं दिया हुआ कि संचिता एंटरप्राइजेस का बिजनेस कहाँ पे रजिस्टर्ड है, अंकिता एंटरप्राइजेस का बिजनेस कहाँ पे रजिस्टर्ड है। तो हमें नहीं पता कि ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है या इंटर स्टेट सप्लाई है, मगर क्वेश्चन पढ़ के हमें पता चल गया यहाँ आईजीएसटी लिखा है, तो इसका मतलब ये इंटर स्टेट सप्लाई है। ठीक है, फिर टैक्सेस अदर देन जीएसटी हमें दिए हुए हैं। तो जब भी वैल्यू ऑफ सप्लाई हमें फाइंड आउट करना होता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब है किस वैल्यू के ऊपर आपको जीएसटी चार्ज करना है कस्टमर से फाइनली। तो उसमें आपको जीएसटी को छोड़ के बाकी जितने भी टैक्सेस होते हैं वो वैसे भी हमको इंक्लूड करने पड़ते हैं। ठीक है, अब देखो ये आपको कैसे पता चला वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है। लास्ट लाइन देखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड टैक्स पेबल। तो यहां से मुझे पता चला कि ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ गुड्स हमें गिवन था इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, जीएसटी हटा के लिख देना। फिर टैक्सेस अदर देन जीएसटी गिवन है, वो हम ले लेंगे। फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड बाय मेसर्स संचिता एंटरप्राइजेस। देखो सप्लायर जो भी खर्चा करता है, एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में जो भी खर्चा करता है वो तो वो सारा कस्टमर से चार्ज करेगा ही ना। तो चाहे फिर ये इंश्योरेंस चार्जेस हैं, पैकिंग चार्जेस हैं, फ्रेट चार्जेस हैं, ये सब अगर सेलर ने खर्चा किया है ऑब्वियसली वो उसे वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करेगा और बाद में कस्टमर से वो पैसे रिकवर करेगा। तो इसीलिए ये सब वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। नेक्स्ट, following expenses were incurred by Messrs. Ankita Enterprises on behalf of Messrs. Sanchita Enterprises. कौन से खर्चे? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अंकिता एंटरप्राइजेस ने किसके बिहाफ पे इनकर किए हैं? संचिता एंटरप्राइजेस के। मतलब बायर ने ये सेलर के बिहाफ पे खर्चा किया है। तो बायर जब भी कोई खर्चा सेलर के बिहाफ पे करता है तो वो जो खर्चा होता है वो हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर बायर सेलर के बिहाफ पे खर्चा कर रहा है तो यानी कि ये खर्चा सेलर को करना चाहिए था, ये उसको बेनिफिट हो रहा है, बट उसने बायर ने उसको डायरेक्टली पेमेंट ना करके उसके बिहाफ पे खर्चा कर दिया। तो ये खर्चा हमारे वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है टेस्टिंग चार्जेस इनकर्ड बाय मेसर्स अंकिता एंटरप्राइजेस, मतलब बायर, ऑन बिहाफ ऑफ, नॉट ऑन बिहाफ ऑफ मेसर्स संचिता एंटरप्राइजेस। इसका मतलब क्या है? ये प्रोडक्ट की टेस्टिंग हो रही है और ये खर्चा भी बायर ने किया है लेकिन सेलर के बिहाफ पे नहीं किया। तो बायर कुछ भी खर्चा करे, अगर वो सेलर के बिहाफ पे नहीं कर रहा और ना ही वो सेलर को वो पैसे दे रहा, तो वो खर्चा कभी भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनता। वैल्यू ऑफ सप्लाई में या तो वो खर्चे आते हैं जो सेलर ने इनकर किए होते हैं, या फिर वो अमाउंट आता है जो वो बायर से रिसीव करता है,
या फिर वो अमाउंट आता है जो कि बायर ने सेलर के बिहाफ पे एक्सपेंस इनकर किए होते हैं। यहाँ पे टेस्टिंग चार्जेस जो बायर ने इनकर किए हैं वो सेलर के बिहाफ पे नहीं किए, इसीलिए ये हमारे वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। अगर आपको सब्सिडी मिलती है और लिखा भी है कि जो प्राइस गिवन है ना लिस्ट प्राइस ऊपर, वो आफ्टर कंसिडरिंग द सब्सिडी, मतलब आपको जो प्राइस ऊपर गिवन है ना ये 2,12,400, ये सब सब्सिडी कंसिडर करने के बाद है। लेकिन जीएसटी लॉ ये कहता है कि जब भी आपको सब्सिडी मिल रही है तो वो सब्सिडी आप वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करते हो। लेकिन कब नहीं करते, अगर वो सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से मिलती है। तो यहाँ पे आप देखो, गवर्नमेंट से हमें सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से हमें सब्सिडी मिल रही है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल रही है, तो ये सब्सिडी हमारे वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं होगी। ठीक है। और फिर हमसे पूछा है वैल्यू ऑफ सप्लाई फाइंड आउट करो और उसके ऊपर टैक्स बताओ कितना है। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है 10 मार्क्स का। बस आपको यहाँ पे ये डिटेल्स गिवन है, उसके बेस पे आपको ये बताना है कि हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब टैक्सेबल वैल्यू, जिसके ऊपर हम जीएसटी चार्ज करेंगे कस्टमर से और फिर उससे टोटल अमाउंट रिकवर करेंगे। ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4C। ओके। क्या लिखेंगे, कंप्यूटेशन, जो हमें कैलकुलेट करने को बोला है वही लिख देते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड टैक्स पेबल। ओके। ये दोनों हम फाइंड आउट करने वाले हैं। कॉलम बना लेते हैं, एक कॉलम है पर्टिकुलर्स का और दूसरा कॉलम है अमाउंट का, मतलब रुपीस का। ओके। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है, सबसे पहले वैल्यू ऑफ गुड्स इंक्लूसिव ऑफ आईजीएसटी। तो आपको वैल्यू ऑफ गुड्स तो देखो दिया है 2,12,400, वैल्यू ऑफ गुड्स हमें दिया है, लेकिन हम यहाँ 2,12,400 नहीं लिख सकते। हमें ये वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी लिखनी है, मतलब जीएसटी हटा के लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे, ये जो 2,12,400 है ये 118% है, तो बताओ इसमें से 18 हटाकर 100% कितना होगा। तो डिवाइड करेंगे 118 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि इसकी 100% वैल्यू चाहिए हमें। 18% जो ऊपर की जीएसटी वैल्यू है वो हटा दो, तो ये खुद 118% है, तो इसमें से 100% वैल्यू कितनी होगी। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1,80,000, 1,80,000 वैल्यू ऑफ गुड्स हो जाएगा। फिर चलते हैं आगे। टैक्सेस अदर देन जीएसटी 21,250, तो लिखते हैं टैक्सेस अदर देन जीएसटी। जीएसटी के अलावा जो भी टैक्सेस एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं वो सब इसका पार्ट बनते हैं। टैक्सेस अदर देन जीएसटी 21,250 हम इसे इंक्लूड करेंगे। ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड बाय मेसर संचिता एंटरप्राइजेस, मतलब सप्लायर ने ये खर्चे किए हैं। क्या क्या खर्चे हैं, इंश्योरेंस चार्जेस हैं 15,000, पैकिंग चार्जेस हैं 10,000 और फ्रेट चार्जेस हैं 12,000। तो लिख देते हैं एक्सपेंसेस बाय मेसर्स संचिता एंटरप्राइज। क्या क्या है, इंश्योरेंस चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस कितने लिखे थे, 15,000। उसके बाद पैकिंग चार्जेस 10,000 और फ्रेट चार्जेस 12,000, दोनों लिख देते हैं। पैकिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस कितने हैं, 10,000 और फ्रेट चार्जेस ये कितने हैं, 12,000। ये तीनों ही खर्चे सप्लायर कर रहा है, तो सप्लायर अपनी जेब से तो करेगा नहीं, अपनी जेब से खर्चा कर रहा है मतलब आगे कस्टमर से रिकवर करने वाला है। तो इसका टोटल हो जाएगा 37,000, ये भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा। नेक्स्ट,
टेस्टिंग चार्जेस इनकर्ड बाय मेसर्स अंकिता एंटरप्राइजेस, मतलब बायर, नहीं, टेस्टिंग से पहले है फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड बाय मेसर्स अंकिता एंटरप्राइजेस ऑन बिहाफ ऑफ संचिता एंटरप्राइजेस, मतलब सेलर के बिहाफ पे कितना खर्चा किया है बायर ने, देखो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का खर्चा किया है 7,000, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बाय मेसर्स अंकिता एंटरप्राइजेस। लेकिन किसके बिहाफ पे किए हैं उसने, ऑन बिहाफ ऑफ मेसर्स संचिता एंटरप्राइजेस, मतलब सप्लायर के बिहाफ पे खर्चा किया है, तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। कितना खर्चा था, 7,000। ठीक है, नेक्स्ट, टेस्टिंग चार्जेस इनकर्ड बाय मेसर्स अंकिता एंटरप्राइजेस नॉट ऑन बिहाफ ऑफ मेसर्स संचिता एंटरप्राइजेस। तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, अगर वो सप्लायर के बिहाफ पे खर्चा नहीं कर रहा, बायर कुछ भी खर्चा कर रहा है, ना वो सप्लायर को पैसे दे रहा, ना वो सप्लायर के बिहाफ पे खर्चा कर रहा, तो ये हमारे वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। तो इसको हम नीचे नोट में लिख देंगे, यहाँ नोट डाल के आप इसमें लिख देना, नोट नंबर 1, टेस्टिंग चार्जेस incurred by Messrs. Ankita Enterprises, not on behalf of Messrs. Sanchita Enterprises, will not be included in the value of supply। इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये नहीं कंसिडर किया हमने। नेक्स्ट, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से आपको सब्सिडी मिल रही है, तो जब भी सब्सिडी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से मिलती है, तो हम उसे वैल्यू ऑफ सप्लाई में कंसिडर नहीं करते। तो ये भी हम यहाँ पे नोट में लिख देंगे, नोट नंबर 2, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र will not be included in the value of supply। इसे वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे सब्सिडी को, तो ये भी यहाँ पर नहीं आएगा। और अब आप आके देखो तो क्वेश्चन हो गया पूरा। अब हम सिर्फ करेंगे इसका टोटल। ठीक है, तो इसका टोटल है जो कि हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगा 2,45,250। हम इन सबको टोटल कर देंगे, आ जाएगा 2,45,250। ये हो गया वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब हम इसके ऊपर चार्ज कर लेंगे आईजीएसटी, क्योंकि क्वेश्चन में आपने देखा था आईजीएसटी था। ये देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपके सामने आईजीएसटी था, तो हम भी आईजीएसटी लगाएंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगाएंगे। 18%। अब 2,45,250 का आप 18% कर दोगे, तो ये आ जाएगा 44,145। ये हो गया टैक्स पेबल, ये हो गया वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्वेश्चन में हमसे यही दो चीजें पूछी थी, और अगर हम इन दोनों को टोटल करके दिखा देंगे, तो ये हो जाएगी हमारी टोटल इनवॉइस वैल्यू, जो अमाउंट हम अपने कस्टमर से रिकवर करेंगे, 2,89,395। ठीक है, तो कैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर आईजीएसटी उस पे चार्ज किया। ये था 10 मार्क्स का क्वेश्चन, क्वेश्चन 4C, जो कि अप्रैल 2024 में आया था। तो हमने इस वीडियो में, ये पार्ट 1 की वीडियो है, इसमें हमने दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 4C और 4D। बाकी के क्वेश्चन मैं आपको इसकी पार्ट 2 की वीडियो में सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है, अभी आप ये दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, और फिर पार्ट 2 की वीडियो में आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, समझ में आए क्वेश्चंस। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।